Assalamu alaikum dear students. My name is Mubashra Manzoor. Welcome to my class where we are going to study computer sciences of grade 12. आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज़ रिलेटेड टू लूप्स, लेकिन उसके अंदर एक पर्टिकुलर सी टर्म यूज़ होती है जिसको हम कहते हैं सेंटिनल वैल्यू, और उसी को यूज़ करते हुए हम इस तरह के लूप्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जिनको हम कहते हैं सेंटिनल लूप्स. ठीक है, तो ये डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में कि इसका क्या मतलब है. ऑल्दो अ लिटिल बिट ऑफ इट यू हैव डन ऑलरेडी इन सम ऑफ द एग्जाम्पल्स, लेकिन तब तक आपको उसकी टर्मिनोलॉजी का सही से पता नहीं था. लेट्स मूव ऑन टू आवर लेक्चर. सो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम एक और न्यू टर्मिनोलॉजी हमने यहाँ पे स्टडी करनी है विच इज़ सेंटिनल वैल्यू या सेंटिनल लूप. किस तरह से आप डेवलप कर सकते हैं. अब लूप का कॉन्सेप्ट सेम ही है जैसा कि अभी तक हम पढ़ते हुए आ रहे हैं. तो इसमें सेंटिनल से क्या मुराद है? Sentinel value is a value that actually gives you a termination process, a termination line, an indication that now the process has to terminate or end, right? यानी sometimes ऐसे होता है आपके पास कि आपने sequence of values को enter करना होता है. हमने एक example में इस तरह से किया भी था कि I took different values from the user and I asked it to keep taking the values until I press 0. तो यहाँ पे जो ज़ीरो वैल्यू है दैट इज़ अ सेंटिनल वैल्यू, यानी ज़ीरो वैल्यू ये डिसाइड कर रही है. इट इज़ अ वैल्यू दैट हैज़ टू बी गिवन इन ऑर्डर टू ब्रेक द कंटिन्यूएशन ऑफ दैट प्रोसेस और ब्रेक द आइट्रेशंस ऑफ दैट प्रोसेस. यानी लूप को टर्मिनेट करवाने के लिए हम एक कंडीशन वैल्यू ऐसी दे देते हैं कि अगर वो वैल्यू इनपुट की जाए तो तब आपके पास वो लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाए. ये किस केस में आपके पास इस तरह की चीज़ की ज़रूरत है? पहली बात तो ये कि जैसे मैंने पहले कहा था कि व्हेन यू हैव सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज़, तो उसमें समटाइम्स आपके पास ये क्लियर नहीं होता कि कितनी वैल्यूज़ आ सकती हैं, टोटल कहाँ तक आपको जाना है विद द सीक्वेंस. कभी ये हो सकता है कि आपको ऑलरेडी पता हो कि मेरे पास 50 ऐसी वैल्यूज़ हैं जो यूज़र ने इनपुट करनी है, लेकिन ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि आप सर्वे करवा रहे हैं एक, और सर्वे हर उस पर्सन ने फिल करना है जिस तक वो वैल्यू रीच होती है. सो आपको नहीं पता कि कहाँ तक वो सर्वे जाना चाहिए या कहाँ तक आपने इनपुट लेते रहना है यूज़र से. यू हैव टू टर्मिनेट इट टू कीप इट विद इन सम बाउंड्री, राइट? सिमिलरली आई हैव टू गिव समथिंग टू माई प्रोग्राम इन ऑर्डर टू इंडिकेट कि यहाँ पे इनपुट लेना बंद कर दो या यहाँ पे ये टास्क हैज़ टू स्टॉप. ठीक है, सो इस केस में ये जो वैल्यू हम देते हैं या वैल्यू असाइन करते हैं एज अ कंडीशन या टेस्ट कंडीशन, उस वैल्यू को हम कहते हैं सेंटिनल वैल्यू, और इस टाइप के जो लूप है उसको हम कहते हैं सेंटिनल लूप. जैसे कि मैंने अब पहले बात बताई कि अगर मैं आपसे कहूँ कि एक प्रोग्राम जिसमें स्टूडेंट के कुछ मार्क्स एंटर हो रहे हैं, यानी स्टूडेंट्स के मार्क्स 1 by 1 किसी सब्जेक्ट के एंटर होते हैं और फिर उनकी एक एवरेज वैल्यू ली जाती है. अब ये सीरीज़ ऑफ नंबर्स हैं. इफ़ यू सी, तो सीरीज़ ऑफ नंबर्स हैं, यानी कि सीरीज़ में बहुत सारे नंबर जो हैं वो आ सकते हैं आपके पास. हमने एक और प्रोग्राम में ऐसा किया था. इफ़ यू रिकॉल, अगर आपको थोड़ा सा याद आ रहा है तो दैट इज़ रियली गुड कि आपको आपका माइंड जो है उसी ट्रैक पे सही चल रहा है. कि अगर आपको वो वाला प्रोग्राम याद आ रहा है जिसमें हमने टेलीफोन लाइंस की वर्किंग और डेड होने की बात की थी, उसमें भी ऐसा था कि हमने लास्ट में वी डिड इट विद द डू व्हाइल लूप, और उसके साथ हमने एक कंडीशन दे दी थी. इफ इट इज़ नॉट इक्वल टू डी एंड इफ इट इज़ नॉट इक्वल टू डब्ल्यू, दैट मीन्स यू हैव टू कीप आइट्रेट द सेम स्टेटमेंट, यानी कि आपको दोबारा से इनपुट लेते जाना है. नाउ इवन इन दिस केस आपको नहीं पता कि कितने यूज़र्स ऐसे हैं जिन तक रीच होना है, या कितने यूज़र्स ऐसे हैं जिनके ये मैसेजेस जिन्होंने सुनना है और उन्होंने रिस्पॉन्ड करना है. सो यू कैन नॉट पुट अ फाइनाइट नंबर ऑन द लूप काउंट. आप लूप काउंट को एक फाइनाइट नंबर नहीं दे सकते, यानी आप ये नहीं कह सकते कि 50,000 टाइम्स जो है ना वो इस लूप को रन करते हैं. मे बी देयर इज़ 50,001. तो इसका मतलब ये है कि इस केस में आपको सीक्वेंस के एंड होने का, उसकी लिमिटिंग वैल्यू का नहीं पता. तो लिमिटिंग वैल्यू के लिए आप कोई सेंटिनल वैल्यू जो है वो असाइन कर सकते हैं. लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स द बोर्ड एंड सी कि हम किस तरह से किसी एग्जाम्पल में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. लेट्स मूव टूवर्ड्स द बोर्ड.
सो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हम सेंटिनल वैल्यू, सेंटिनल वेरिएबल, या हम ये डिस्कस करेंगे कि सेंटिनल लूप का क्या मतलब है, यानी जब हम कोई टर्मिनेटिंग वैल्यू दे देते हैं लूप को इन ऑर्डर टू कम आउट ऑफ दैट आइटरेशन, उसको हम कहते हैं कि ये वैल्यू जो है वो सेंटिनल वैल्यू है। यानी अगर मुझे सीरीज में इनपुट करवानी पड़ जाए, यानी कि मेरे पास बहुत सारी इनपुट है जो कि 1 बाय 1 इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट मेरे पास इनपुट होनी है, जो कि मैंने एंटर करनी है या यूज़र ने एंटर करनी है, देन प्रोग्राम हैज़ टू कीप आस्किंग मी अबाउट दोज नंबर्स और दोज वैल्यूज़। उसको तब तक मुझसे लेती रहनी चाहिए नंबर्स जब तक कि या तो उसकी कोई टर्मिनेटिंग कंडीशन ना आ जाए या मैं कोई ऐसी कंडीशन ना अप्लाई कर दूँ, कोई ऐसी वैल्यू ना दे दूँ जो उसके लिए टर्मिनेटिंग हो। इस केस में जो वैल्यू हम एज अ टर्मिनेटिंग वैल्यू सेट करते हैं उसको हम कहते हैं सेंटिनल वैल्यू। यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसको हम कह रहे हैं, ये एग्जांपल जो है क्लास एवरेज फाइंड आउट करने की है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ, इस प्रॉब्लम को सबसे पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि मैं आपसे कहती हूँ कि मैंने क्लास के मार्क्स एंटर करने हैं और तब तक एंटर करते रहने हैं जब तक कि व्हेनेवर आई फाइंड के I have limited number, तो मैंने तब तक एंटर करते रहने हैं जब तक कि मुझे पता ना चल जाए कि ये नंबर जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं एंड मे बी आई डोंट हैव द एग्जैक्ट नंबर फॉर दैट। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं ये कहती हूँ कि मुझे सीरीज़ ऑफ नंबर्स एंटर कराने हैं और उन मार्क्स को फिर मैंने एवरेज भी करना है, तो मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होने चाहिए या मेरे पास एटलीस्ट स्टार्टिंग होना चाहिए कि अच्छा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कुछ होंगे, ठीक है। उसके ऊपर मैं कोई कंडीशन अप्लाई कर सकती हूँ या कोई टर्मिनल वैल्यू दे सकती हूँ। इसी तरह हर स्टूडेंट के मार्क्स भी मुझसे पूछे जाएं जो कि मैं बीइंग टीचर उसमें एंटर करती जाऊँ, और तब तक पूछता रहे जब तक मेरे पास स्टूडेंट जो है वो एंड नहीं हो जाते। अच्छा, अब ये प्रोग्राम किस तरह से फीजिबल है, या आप सोच रहे होंगे कि मेरे पास भी तो स्टूडेंट की लिस्ट होगी ना, तो मुझे पता होगा कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। अब यही प्रोग्राम आप देखें कि अगर हर टीचर के पास जाना है और उसने अपने मार्क्स इस पर एंटर करने हैं, तो देयर आर चांसेस कि हर एक के पास जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो डिफरेंट हों, और उसको प्रोग्राम बैकएंड पे ये करना नहीं आता कि वो जाके बैकएंड पे चेंज करे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को और फिर रीआइट्रेट करे, बल्कि उस प्रोग्राम ने ही उनसे नंबर लेते जाना है जब तक कि उनकी क्लास स्ट्रेंथ ख़त्म नहीं हो जाती। सो इन दैट केस हमारे पास 2-3 वेरिएबल्स ऐसे होंगे जो कि हमें चाहिए होंगे। एक तो ये कि आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हैं या टोटल स्टूडेंट्स क्या हैं, फिर हमें मार्क्स एंटर करने हैं तो मार्क्स होंगे, और इसके अलावा क्योंकि हमने एवरेज लेनी है तो एवरेज के लिए भी कोई वेरिएबल होगा, और प्लस हमारे पास सम के लिए भी कोई वेरिएबल होगा, क्योंकि इन ऑर्डर टू टेक एवरेज यू हैव टू टेक सम एज वेल एंड यू डिवाइड दैट सम ऑन टू द टोटल नंबर, राइट, तभी आप एवरेज ले पाते हैं। अच्छा, एवरेज के अलावा एक और यहाँ पे एक छोटी सी जो बताने वाली बात है वो ये है कि आपके पास जो दीगर नंबर्स हैं, यानी कि जो आपके पास नंबर्स हैं, मार्क्स हो गए, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये सारे के सारे इंटीजर वैल्यूज हो सकती हैं, बट एवरेज कैन ऑल्सो बी अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर और डेसिमल पॉइंट नंबर। सो इसको हम स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम करना। आपने स्क्रीन पे देखा होगा कि मैंने एक स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम ऑलरेडी लिखा हुआ है। मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा रही हूँ सम, जिसमें मैंने 0 स्टोर करवा दिया है। उसके बाद मेरे पास मार्क्स का एक वेरिएबल है, उसके बाद मेरे पास टोटल स्टूडेंट्स का एक वेरिएबल है जिसको मैं अभी 0 से ही इनिशियलाइज करवा रही हूँ। अगर आपने देखा होगा मैंने नाम के दरमियान में टोटल स्टूडेंट्स लिखना था तो मैंने अंडरस्कोर का साइन यूज़ किया। दैट वाज फ्रॉम द चैप्टर 8 के, जहाँ पे चैप्टर 9 जहाँ पे आपको ये बताया गया था कि जब वेरिएबल असाइन करते हैं तो उसकी नेमिंग कन्वेंशंस क्या होती हैं, या नेम दरमियान में जो आप स्पेस है दैट इज़ नॉट अलाउड, बल्कि आप क्या कर सकते हो उसकी जगह अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। अब क्योंकि एवरेज जो है वो एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है तो आई विल से कि एवरेज जो है उसको मैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कह देती हूँ। नाउ आई विल मेक अ लूप, क्योंकि मुझे सीरीज में वैल्यूज चाहिए, मुझे कॉन्टिन्यूसली एक ऐसा प्रोग्राम चाहिए जो मुझसे वैल्यूज पूछता रहे until I enter any sentinel value or any value that breaks that loop। वो वैल्यू क्या हो सकती है इस केस में, वो टोटली जो है वो पॉजिटिव हो सकते हैं। ऐसे नहीं हो सकता किसी स्टूडेंट के मार्क्स -2 हों। अगर वो मार्क्स -2 हैं भी
तब भी दे विल बी कंसिडर्ड ज़ीरो, दे विल नॉट बी अकोमोडेटेड वाइल कैलकुलेटिंग एवरेज। तो हो सकता है टीचर ने कहा हो कि इतना ख़राब आपने काम किया है कि -2 हो गए हैं, बट दैट -2 विल नॉट हैव एन एवरेज वैल्यू, राइट। तो इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पे एक डू वाइल का लूप बना लेती हूँ जो कि मुझे ये बताएगा कि ये कब टर्मिनेट हो रहा है, जब मार्क्स जो हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हैं। यानी मार्क्स या तो 0 हो सकते हैं या पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव नहीं हो सकते। सो अगर आप देखें तो डू वाइल की केस में हमने डू और जो वाइल की कंडीशन है वो अप्लाई कर दी है, तो मेरे पास लूप का स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब while I am in the loop, I will ask for the values। तो मैं कहूँगी कि printf सबसे पहले तो मुझे क्योंकि इनपुट करवानी है, तो I'll say के enter marks of the students, enter or any negative value to quit। अब यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन मैंने उस यूज़र के लिए दे दी कि अगर आप क्विट करना चाहते हैं, आप गलती से इस प्रोग्राम में आ गए हैं या आपके पास कोई इनफ इंफॉर्मेशन नहीं है एंड यू वांट दिस प्रोग्राम टू नॉट आस्क यू अगेन एंड अगेन के मुझे मार्क्स बताएं, तो आप क्या करें, कोई नेगेटिव नंबर एंटर कर दें। तो इसका मतलब होगा वो प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट कर जाएगा या कंडीशन से बाहर निकल जाएगा, विच कंडीशन इज ऑलरेडी गिवन ओवर हियर। अगर मार्क्स जो हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे तभी ये लूप जो है वो कंटिन्यूसली काम करेगा, अदरवाइज इट विल गो टर्मिनेटेड, इट विल गो आउट ऑफ लूप, राइट। उसका कंट्रोल जो है वो ब्रेक हो जाएगा। इसके अलावा अब मैं उसे कहूँगी कि आप क्या करें कि मेरे पास मार्क्स जो हैं उसको स्कैनएफ करवा लें, यानी कि यूज़र से इनपुट ले लें स्कैनएफ की और वो जो है प्लेस करवा दें कौन से वेरिएबल में, मार्क्स, जिसको मैंने मार्क्स का ही नाम दिया हुआ है। या अच्छा नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने मार्क लिखा हुआ है विच शुड बी मार्क्स, क्योंकि वेरिएबल का नाम मार्क्स है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ तक तो हमारा इतना काम कंप्लीट हो गया कि वी नो कि अगर मेरे पास जो स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स जो हैं वो किस तरह से किस सीक्वेंस में एंटर करवाने हैं और किस तरह से जो है वो काम होना है, यानी कि किस तरह से मुझे इनपुट कैसे देनी है। अब इसी के अंदर मैं कहती हूँ कि इफ मार्क्स जो हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हैं, देन डू समथिंग फॉर मी विच इज कि टोटल स्टूडेंट्स में नंबर ऐड कर दें, यानी कि नेक्स्ट स्टूडेंट। अच्छा ये चीज़ हम यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट की जो तादाद है वो स्टार्ट हो रही है 0 से। दिस विल हेल्प अस इन मल्टीपल वेज, ये चीज़ करवाना, यानी कि आप कह रहे हैं स्टूडेंट को इंक्रीमेंट कर दें। एवरी टाइम मार्क्स आर एंटर्ड एंड दे आर ग्रेटर देन 0, इसका मतलब है किसी एक स्टूडेंट के मार्क्स रजिस्टर हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट या टोटल स्टूडेंट्स का जो काउंट है उसको इंक्रीज कर दें। यानी मैंने एक स्टूडेंट के नंबर एंटर किए 1 हो गया, फिर एक और के एंटर किए तो 2 हो गया। इसका मतलब है कि ये काउंट हमें ओवरऑल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड आउट करने के लिए भी हेल्प आउट कर सकता है और इस तरह से भी हेल्प कर सकता है कि जो हमने एवरेज फाइंड आउट करनी है उसके लिए भी हमें उसका सम चाहिए, ठीक है। तो अब अगर आप देखें हम कहेंगे कि सम प्लस इज इक्वल टू जो है मार्क्स। अब हम कह रहे हैं कि सम जो है जिसको हमने स्टार्ट से 0 से किया था उसमें क्योंकि हमें सारे मार्क्स का सम करवाना है, तो इसका मतलब ये है कि मैं इसको कहूँगी कि सम कर दें, ठीक है। और सम के अंदर दिस इंस्ट्रक्शन इज एग्जैक्टली इक्वल टू दिस इंस्ट्रक्शन। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इन कमेंट्स, दिस इंस्ट्रक्शन इज एग्जैक्टली इक्वल टू कि अगर मैं कहूँ कि सम इज इक्वल टू सम प्लस मार्क्स,
ये दोनों इंस्ट्रक्शंस एग्जैक्टली सेम हैं, यानी इसमें हो क्या रहा है कि आप सम की प्रीवियस वैल्यू में नेक्स्ट जो मार्क्स की वैल्यू है वो ऐड करते जा रहे हैं। ये ऐसे ही है जैसे आपको याद होगा हमने एक प्रोग्राम किया था जिसमें हमने प्रीवियस वैल्यूज़ को, जितनी भी सीक्वेंसेस हमने नंबर के लिए थे उन सबको आपस में ऐड करवाया था, उनका सम किया था हमने, सीक्वेंस ऑफ जो नंबर्स हैं उनका सम कैलकुलेट किया था और सम प्रिंट भी करवाया था, यानी कि नेक्स्ट वैल्यू विल बी एडेड टू प्रीवियस वैल्यू एंड देन द सम ऑफ प्रीवियस वैल्यूज विल बी एडेड टू द नेक्स्ट वैल्यू, और फिर इसी तरह से नेक्स्ट वैल्यू में सम पिछला ऐड होता जाएगा। तो दिस इज समथिंग वी आर डूइंग ओवर हियर। अब मेरे पास वाइल की जो कंडीशन है वो तो सेटिस्फाई हो गई, यानी कि किसी तरह से मैंने उसका प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया। अब मेरे पास एक और कंडीशन भी हो सकती है कि इफ जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, टोटल स्टूडेंट्स हैं, इनका काउंट ही आपके पास अगर 0 से कम हो या 0 हो या जो है आपके पास कोई नंबर ही नहीं है, ठीक है, तो आप कहेंगे कि एवरेज, अगर आपका जो टोटल स्टूडेंट का सम है, यानी कि स्टूडेंट्स हैं जिसको हम टोटल स्टूडेंट्स को अपडेट करवाते जा रहे थे प्लस प्लस करके, अगर वो वैल्यू जो है, यानी उस वैल्यू के इंक्रीज होने का मतलब ये हुआ कि देयर वर मल्टीपल स्टूडेंट हुज डेटा वाज एंटर्ड, ऐसी बात ठीक है ना, कि आपने कहा कि टोटल स्टूडेंट जो है वो 5 थे, तो इसका मतलब है कि 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स आपके पास, यू कैन ऑपरेट देम इन सम काइंड ऑफ वेज के आप उसकी एवरेज फाइंड आउट कर सकें। तो हम कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ तब टोटल एवरेज फाइंड आउट करें जब जो टोटल है सम का वो ग्रेटर देन 0 हो। अगर वो 0 है, यानी कि सम 0 है, इसका मतलब है आपने कोई भी डेटा एंटर ही नहीं किया, यानी मैंने स्टार्टिंग में ही मैंने प्रोग्राम रन किया और मैंने एक नेगेटिव नंबर एंटर किया, तो उसका मतलब होगा प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। इसका मतलब है कि काउंट अप नहीं हुआ, नंबर ऑफ स्टूडेंट का काउंट अप नहीं हुआ, इसका मतलब है किसी का भी डेटा एंटर्ड नहीं है। विच मीन्स आई ओनली वॉन्ट टू डू दिस पोर्शन ऑफ द टास्क, यानी कि मैं तभी उसे कहना चाहती हूँ कि वो एवरेज करे जब स्टूडेंट्स की तादाद जो है वो कुछ ऐसी हो जिसके ऊपर आप ऑपरेट कर सकते हैं। सो नाउ आई विल से कि एवरेज जो है ना दैट इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय, अच्छा यहाँ पे आप देखेंगे एक और तरीका है टाइप कास्टिंग का। टाइप कास्टिंग आप कहते हैं डेटा टाइप को चेंज करना, फ्लोट ऑफ टोटल स्टूडेंट्स। अगर आपको पता है कि आप सम के ऊपर सारे स्टूडेंट्स के नंबर्स का सम करते हैं और उससे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के ऊपर डिवाइड कर देते हैं तो मेरे पास क्लास की एवरेज आ जाएगी। तो आपको ये पता है कि मेरे पास क्लास की एवरेज तब आएगी जब सब स्टूडेंट्स के नंबर्स का सम हो और मैं उसे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर डिवाइड कर दूं, तो दैट विल बी एवरेज, राइट। अब एवरेज के बाद मुझे ये देखना था कि एवरेज की जो वैल्यू है वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी आ सकता है। जो एवरेज है वो मेरे पास ऑलरेडी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, अगर मैं स्टूडेंट को भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में कन्वर्ट कर दूं तो दैट विल समहाउ गिव मी अ फ्लोटिंग पॉइंट रिजल्ट, ठीक है। तो इट इज काइंड ऑफ टाइप कास्टिंग। ये मैंने करवा लिया और उसके बाद मैं कहती हूँ कि प्रिंट कर दें वही रिजल्ट्स जो कि हमारे पास एवरेज के आए हैं। द एवरेज मार्क्स इज इक्वल टू, ठीक है, उसके बाद आपने उसे कहना है कि वो एवरेज मार्क्स भी एंटर करें। तो इसका मतलब है कि अब हम यहाँ पे परसेंटेज डी नहीं यूज करेंगे, परसेंटेज एफ साइन यूज करेंगे और उसके साथ हम कहेंगे कि स्लैश एन भी कर दें और वैल्यू कहाँ से गेट करनी है, फ्रॉम द वेरिएबल एवरेज। उसके बाद अच्छा अब इफ तो आ गया हमारे पास, ये एक हमने इफ कंडीशन लगा ली। दिस इफ वाज ऑप्शनल, यानी आप डायरेक्ट भी ये वाला एवरेज का फॉर्मूला लिख के प्रिंट करवा सकते थे, बट देयर इज अ लॉजिकल ब्रेकडाउन ऑफ दैट प्रॉब्लम कि ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपने किसी एक टीचर के पास कोई स्टूडेंट्स ही नहीं थे जिसका उसने डेटा एंटर करना है, विच मीन्स कि उसने प्रोग्राम में कुछ नेगेटिव वैल्यू एंटर की और उसने टर्मिनेट करवा दिया। इट मीन्स कि वहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं होनी, या जब तक अपडेट नहीं हुआ डेटा तो वहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं परफॉर्म करनी है, एवरेज फाइंड नहीं करनी। तो इसका मतलब कि या तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या टोटल स्टूडेंट्स जो हैं वो ग्रेटर देन 0 होगा या फिर वो लेस देन या इक्वल टू 0 होगा। इक्वल टू 0 होता है उसका मतलब ये है कि कोई भी डेटा एंटर नहीं किया गया। नेगेटिव होता है तो इसका मतलब है कि गलती से कोई वैल्यू एंटर हो गई। तो बोथ केसेस कैन बी catered in the else
कंडीशन ओवर हियर कि एल्स में हम उसे कह देते हैं कि एल्स में क्या प्रिंट करवा दो कि प्रिंट एफ में हम इसे कहते हैं कि प्लीज एंटर मार्क्स ऑफ एटलीस्ट वन स्टूडेंट। क्योंकि अगर जो काउंट है स्टूडेंट का वो लेस देन 0 है या 0 है, इसका मतलब है किसी भी स्टूडेंट का डेटा एंटर नहीं किया गया, तो आप कहेंगे कि एवरेज फाइंड आउट करने के लिए एटलीस्ट एक स्टूडेंट का तो जो है मार्क्स वो एंटर करें। ठीक है, सो लेट्स रन दिस प्रोग्राम एंड लेट्स सी कि ये किस तरह से काम करता है। Execute this program. I hope it should run properly well. It's asking me to enter marks of the student और वो कह रहा है enter any negative value to quit। अच्छा, यहाँ पे मैं नेगेटिव वैल्यू प्रिंट कर देती हूँ, -1। तो उसने क्या किया है, उसने कहा है प्लीज एंटर मार्क्स ऑफ एटलीस्ट वन स्टूडेंट, यानी इट केम आउट ऑफ द लूप। उसके बाद उसके पास आगे इंस्ट्रक्शंस थी, आगे इफ की इंस्ट्रक्शन थी, इफ भी फॉल्स हो गया क्योंकि हमने इफ लगाया ही टोटल स्टूडेंट्स के ऊपर था। जब वो भी फॉल्स हो गया तो इसका मतलब ये है कि उसका एल्स पार्ट जो था वो रन हुआ और आपके पास रिजल्ट्स क्या आ गए कि प्लीज एंटर मार्क्स ऑफ एटलीस्ट वन स्टूडेंट, बट द लूप टर्मिनेटेड। लूप दोबारा से उससे नहीं पूछ रहा कि मार्क्स एंटर करें। अब लेट्स एंटर सम मार्क्स ओवर हियर। हम कोई 5 स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं वो एंटर करते हैं। मैं इसको कहती हूँ कि जो मार्क्स हैं वो हैं 24। अच्छा, यहाँ पे आप वो वाला भी लॉजिक लगा सकते थे कि मार्क्स शुड बी बिटवीन 0 एंड 100। यू ऑलरेडी गॉट दैट आइडिया राइट, कि आपको पता है कि मार्क्स जो हैं वो 0 से 100 के दरमियान ही होने चाहिए, तो ये कंडीशन भी आप इम्पोज कर सकते हैं उसके ऊपर। अच्छा, मार्क्स उसने दोबारा मुझसे पूछा है। अब इट विल कीप मी आस्किंग द सेम क्वेश्चन अंटिल आई एंटर एनी नेगेटिव नंबर। सो यहाँ तक मैं क्या करूँगी, मैं इसे कहूँगी 54, एंटर कर दिया। उसके बाद 90 एंटर कर दिया मैंने। उसके बाद मैंने कहा 13 है मार्क्स। तो इट इज आस्किंग मी ओवर एंड ओवर कि मुझे मार्क्स नेक्स्ट स्टूडेंट के बता दें। उसके बाद ये कर क्या रहा है बैक एंड पे, ये हर स्टूडेंट, यानी कि अब अगर इस स्टेज पे आप देखें तो टोटल स्टूडेंट्स का जो वेरिएबल है उसमें कितने क्या वैल्यू होगी, क्या आप मुझे बता सकते हैं? जस्ट हैव अ लुक एट द स्क्रीन एंड टेल मी कि जो वेरिएबल है हमने डिक्लेयर किया था टोटल स्टूडेंट का के नाम से, उसमें कितनी क्या वैल्यू स्टोर्ड होगी एट दिस पॉइंट? उसमें वैल्यू होगी 4। यस, क्योंकि अभी तक मैं सिर्फ 4 वैल्यूज ऐसी हैं जो मैंने एंटर की हैं। इसका मतलब है उसको ये लग रहा है कि 4 स्टूडेंट का डेटा एंटर हो चुका है। अब आई विल एंटर 34, तो इट इज आस्किंग मी अगेन। अगर मैं जब तक नेगेटिव नंबर एंटर नहीं करूंगी इट विल कीप ऑन आस्किंग मी, चाहे मैं 10,000 नंबर्स यहाँ पे एंटर कर दूं, इट विल कीप ऑन आस्किंग मी द सेम क्वेश्चन बिकॉज इट इज इन अ डू वाइल लूप. It means that I have to give a sentinel value in order to break that loop. तो इस तरह के लूप को हम कहते हैं, या इस तरह की वैल्यू को हम कहते हैं सेंटिनल वैल्यू, और लूप को हम कहते हैं सेंटिनल लूप, राइट? अब मैं यहाँ पे एक वैल्यू एंटर करती हूँ -3. जब मैंने -3 किया, नॉट ओनली टर्मिनेटेड द लूप बट ऑल्सो गेव मी द एवरेज मार्क्स ऑफ द क्लास. उसने इन सारे मार्क्स को जो है वो एवरेज किया है और उसके बाद उसने मुझे वैल्यू रिटर्न कर दी है. तो अगर आप देखें तो इस सारे सीक्वेंस में अब एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे बात यह है कि इस दफ़ा उसने मुझे एल्स वाली स्टेटमेंट नहीं दी. इस दफ़ा उसने मुझे वो प्रोग्राम दिया है जो कि इफ़ स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ था. उसने रिजल्ट्स मुझे वो दिए हैं जो इफ़ स्टेटमेंट्स के अंदर लिखे हुए थे. इफ़ यू सी ओवर हियर, तो जो इफ़ के अंदर प्रोग्राम है दैट सेज जब लूप टर्मिनेट हुआ, लूप इज ओनली आस्किंग मी फॉर द इनपुट्स. लूप सिर्फ और सिर्फ इनपुट करवा रहा है, सीरीज ऑफ इनपुट्स. जब वो ब्रेक हुआ नेगेटिव वैल्यू एंटर करने से, तो उसके बाद इफ कंडीशन स्टार्ट हो गई. तो उसने चेक किया कि इस टाइम पे जो टोटल स्टूडेंट का काउंट है वो तो 5 है, विच इज ग्रेटर देन 0. इट मीन्स कि ये पोर्शन ऑफ द कोड, यानी कि एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट्स ही एंटर होना है और ये रन होना है ये प्रोग्राम. इसीलिए उसने मुझे एवरेज मार्क्स ऑफ द क्लास जो है वो रिटर्न कर दिया.
लेकिन इस केस में एल्स वाला पोर्शन जो है वो रन नहीं हुआ, जो कि हमारा पिछले केस में हुआ था। जब मैंने पिछले केस में डायरेक्टली नेगेटिव नंबर एंटर किया था तो उसने सारा का सारा ये पोर्शन स्किप कर दिया था एंड इट केम डाउन टू द पॉइंट वेयर इट आस्क्ड मी के प्लीज एंटर एनी नंबर विच इज वैलिड, या कोई एटलीस्ट वन स्टूडेंट का डेटा एंटर करें इन ऑर्डर टू गेट योर एवरेज ऑफ द क्लास। ठीक है ना। तो ये बात हमें समझ में आई कि इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास किस सीक्वेंस में ये जो है कंट्रोल लूप काम कर रहा है। इन वन वे और द अदर अगर आप देखें तो अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर आर इंक्लूडेड इनटू दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में अगर आप देखें तो बहुत सारे कंट्रोल लूप्स या कंट्रोल कॉन्स्ट्रक्ट्स किस तरह से इंटरचेंज हो रहे हैं या आपके प्रोग्राम का फ्लो कैसे काम कर रहा है, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। अगर आप स्टार्ट से देखें तो आपने अगर कोई वैल्यू एंटर की, लेट्स डिस्कस दिस विद द वैल्यू। मैं इन ऑर्डर टू कीप इट सिंपल मैं सिर्फ दो वैल्यूज एंटर करूंगी। 50 एक स्टूडेंट की वैल्यू है, उसका जो मार्क्स हैं वो 50 हैं और एक स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो 40 हैं। नाउ आई विल एंटर -3। तो अगर आप मेरे पास आंसर देखें तो मेरे पास आंसर आ गया है 45। द एवरेज मार्क्स ऑफ द क्लास इज 45। अब जरा इसी प्रोग्राम को, इसी को लेके, इसी रिजल्ट्स को लेके हम फ्लो ऑफ द प्रोग्राम को डिस्कस करते हैं। फ्लो ऑफ द प्रोग्राम किस तरह से काम कर रहा है कि सबसे पहले आपके पास वेरिएबल डिक्लेरेशंस होती हैं सीक्वेंशियल मैनर में, राइट। हम देखें तो हमारे प्रोग्राम का यहाँ पे जो फ्लो है दैट इज सीक्वेंशियल, यानी लाइन बाय लाइन। तो पहली लाइन एग्जीक्यूट हुई, सम को 0 असाइन हो गया, टोटल स्टूडेंट को 0 असाइन हो गया इंटरनली, और मेमोरी की कुछ एलोकेशन हो गई वेरिएबल्स की कि आपकी इतनी मेमोरी जो है दैट इज अवेलेबल फॉर दिस पर्टिकुलर वेरिएबल। उसी के अंदर सम का जो स्लॉट था उसके अंदर 0 प्लेस हो गया, टोटल स्टूडेंट जो थे उसके अंदर भी 0 प्लेस हो गया। अगेन अभी तक जो प्रोग्राम का फ्लो है वो सिक्वेंशियल है। नीचे आए और उसने कहा कि फ्लोट जो है टाइप का एक वेरिएबल एक और क्रिएट कर दें जिसको हम कह रहे हैं, जिसका नाम है एवरेज। उसके बाद यहाँ से आपका जो कंट्रोल लूप है वो थोड़ा सा चेंज हुआ, कंट्रोल कॉन्स्ट्रक्ट जो है वो थोड़ा सा चेंज हुआ, वो लूप की कैटेगरी में आ गया, यानी कि रेपिटेटिव फ्लो की कैटेगरी में आ गया। यानी कि यहाँ पे वो वाला कंस्ट्रक्ट है जो हमें रेपिटेशन में हेल्प कर रहा है, बिकॉज इट इज़ डू वाइल। अब 6 से लेके नंबर 16 तक जितनी हमारे पास इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, ये पूरा का पूरा कॉन्स्ट्रक्ट क्या है, दैट इज रेपिटेटिव, और द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम इज रेपिटेटिव और आइट्रेटिव। यानी कि क्या हो रहा है, इट विल रिपीट अगेन एंड अगेन until it has some terminating condition. In this case, it has some terminating value which is sentinel value. तो इसका मतलब ये हुआ कि अब do while के केस में मैं इसको क्या कह रही हूँ कि keep rotating within this particular program until some negative number is pressed. Until then, it will keep me asking the same question. यहाँ तक जब मैंने -3 एंटर किया तो उसका मतलब है कि यहाँ तक का कंट्रोल जो है वो ब्रेक हो गया, यहाँ तक का जो वो फ्लो है वो ब्रेक हो गया। नाउ इट कम्स डाउन, तो उसने फिर से सीक्वेंशियल मैनर में काम करना है। आप देखें यहाँ से 16 से 17 पे जंप सीक्वेंशियल है, यानी कि वन आफ्टर दी अदर। लेकिन जब वो नेक्स्ट पे आया तो वो ऑलरेडी जंप कंडीशन थी या इफ कंडीशन थी या कंडीशनल स्टेटमेंट थी। अब यहाँ पे उसने चेक करना है कि अगर तो ये कंडीशन ट्रू है तभी मुझे इस पोर्शन को जो कि 18 से 21 लाइन तक है, इसको मुझे सिर्फ तभी रन करना है अगर जो कंडीशन दी हुई है इफ के आगे वो ट्रू है। अगर नहीं है तो मुझे जंप कर जाना है। इसका मतलब कि हमारे पास जो फ्लो है वो क्या है, कंडीशनल है, यानी कि किसी कंडीशन की बेस पे या तो वो पोर्शन रन होगा या वो पोर्शन स्किप हो जाएगा। So that's how we learned it, right? Either it is sequential, either it is conditional, or either it is iterative. इसका मतलब ये है कि ये वाला portion of the code run होना है if the condition is true. अगर condition false हो जाती है
तो ये पोर्शन रन नहीं होगा, बल्कि आपका फ्लो जो है, आपका जो प्रोग्राम का कंट्रोल है वो यहाँ जंप कर जाएगा एल्स पे, और इन एनी वे वो एल्स को रन करेगा, क्योंकि आपके पास एल्स के आगे कोई कंडीशन नहीं है। और ये भी है कि अगर ये इफ़ वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है, यू हैव टू रन एल्स एनी वे। जब एल्स वाली कंडीशन रन होती है तो उसके बाद जो कंट्रोल है वो वापस आ जाता है इनसाइड द मेन प्रोग्राम। अगर आप देखें तो मेन की यहाँ पे वो आ जाती है, क्लोजिंग ब्रैकेट आ जाती है। इसका मतलब आपका प्रोग्राम जो है इट हैज़ समथिंग टू रिटर्न टू मेन, और उसके बाद मेन से भी वो एग्जिट कर देता है, क्योंकि उससे जो नेक्स्ट लाइन है दैट इज़ द क्लोजिंग ब्रैकेट ऑफ मेन विच एक्सप्लिसिटली टेल्स इट कि ये जो है टर्मिनेट हो गया है प्रोग्राम, मेन के स्कोप से भी बाहर आ जाए एंड गेट इट एग्जीक्यूटेड। तो इस तरह से आपका फ्लो ऑफ द प्रोग्राम वर्क्स एट द बैक एंड। बाय नाउ जब मैं ये चीज़ें कहती हूँ तो आपके माइंड में कुछ पिक्चर बननी चाहिए कि ये काम किस तरह से हो रहा है। अगर नहीं हो रहा तो दैट मीन्स यू नीड टू डू मोर प्रैक्टिस ऑफ इट, और यू नीड टू गो थ्रू द टॉपिक्स बिफोर गेटिंग टू नेक्स्ट टॉपिक्स। सो आई होप स्टूडेंट्स आपका आज का लेक्चर जो है वो समझ में आ गया होगा, इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। ऑल्दो वी हैव यूज सेंटिनल वैल्यू इन सम ऑफ द अदर प्रोग्राम्स दैट वी हैव यूज्ड अर्लियर। जैसे कि अगर आप रिकॉल करें तो हमने यूज़ किया था कि अगर हम सीरीज़ ऑफ नंबर्स को सम कर रहे हैं और उसमें जो मैं वैल्यू है वो सीरीज़ में यूज़र से ले रही हूँ, एंड एट द एंड आई प्रेस 0 फॉर टर्मिनेटिंग दैट काइंड ऑफ सीक्वेंस, तो वो भी जो था क्या था, सेंटिनल वैल्यू ही थी कि इफ़ यू प्रोवाइड 0 इट मीन्स दैट यू हैव टू स्टॉप टेकिंग वैल्यूज़ फ्रॉम द यूज़र। सो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट ऐसा ही सिस्टम था, बट नाउ यू अंडरस्टैंड द टर्मिनोलॉजी एंड द डिटेल्स अबाउट इट। अंटिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।